Hello students, today we will discuss about the topic collision theory. ठीक है, फर्स्टली वी विल डिस्कस इन ब्रीफ कि आपकी कोलिजन थ्योरी में हम पता क्या करेंगे. ठीक है, सो योर कोलिजन थ्योरी स्टेट्स दैट एट व्हाट कंडीशंस और सिचुएशंस रिएक्टेंट्स विल बी एबल टू फॉर्म प्रोडक्ट. ठीक है, तो आपकी कोलिजन थ्योरी बताती है that at what condition or situation your reactants will be able to form product. Able to form product. ठीक है, तो कोलिजन थ्योरी में आपको क्या पता चलता है दैट एट व्हाट कंडीशंस और सिचुएशन आपके रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे. ठीक है, सो दिस थ्योरी इज गिवन बाय मैक्स टॉर्ट्स और विलियम लुइस. ठीक है, ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द पोस्टुलेट्स ऑफ कोलिजन थ्योरी. तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलेगा उसकी हम बात करते हैं. फर्स्ट पोस्टुलेट, so your collision theory says that so your first postulate states that a reactant will be able to form product if reacting molecules collide with each other. ठीक है, सो बेसिक नीड क्या है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोलिजन. तभी आपके रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. ठीक है, सो फॉर reactant changes to be changed into product there should be a collision in between the reacting molecules. ठीक है, so now the second postulate. ऊपर तो उसने बेसिक जो नीड है रिएक्टेंट की प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए बता दी कोलिजन, लेकिन जो सेकंड पोस्टुलेट बोलता है कि अगर कितने भी कोलिजन्स होते रहेंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में, सभी कोलिजन्स जो हैं प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएंगे. मीन्स ऑल द कोलिजन्स not able to form products. ठीक है, तो सभी कोलिजन जो हैं प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ कोलिजन्स तो प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे. तो वो कोलिजन्स, दोज कोलिजन्स which are able to form product will called as effective collisions. ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट आपका क्या बोलता है, जितने भी कोलिजन्स होंगे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में वो सभी के सभी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएंगे. ठीक है, उनमें से सर्टेन कुछ ही कोलिजन्स जो हैं प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे. तो ऐसे कोलिजन जो प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स. नाउ
we will discuss about the criteria for the collisions to be effective. अभी हमने पीछे बात की कि सभी कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होते, सभी के सभी कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पाएंगे. जो कोलिजन्स प्रोडक्ट फॉर्म करवाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन्स. ठीक है, लेकिन कौन से कोलिजन इफेक्टिव होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, वो अब हम डिस्कस करेंगे. सो द क्राइटेरिया फॉर कोलिजन टू बी इफेक्टिव. इसके लिए आपके पास 2 क्राइटेरियाज हैं. ठीक है, सो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है. फर्स्ट क्राइटेरिया है कि दैट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड हैव reactant molecules should have sufficient amount of energy. So first criteria क्या है for the collision to be effective, that they should the reactant molecules should have sufficient amount of energy so that their old bonds can be broken and new bonds can be formed. ठीक है, so minimum amount of energy कितना चाहिए reactants को so that they can be changes into product is called as a threshold energy. That is minimum energy required by the reacting molecules to change into products called as threshold energy. That इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएँ. दैट इज़ योर थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, नाउ सेकंड क्राइटेरिया इज दैट रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड बी properly oriented. For example, मेरे पास है रिएक्शन CH3 Br एंड OH नेगेटिव. जनरली अब हम बात करें तो क्या फॉर्म होता है, CH3OH मीन्स योर मिथेनॉल प्लस Br नेगेटिव आपकी रिलीज हो जाती है. ठीक है, सो इस रिएक्शन को हम 2 हिसाब से समझते हैं. ठीक है, मेरे पास है CH3 है और Br इस साइड को है तो और OH इस साइड से अप्रोच कर रहा है. OH क्या है आपके पास, नेगेटिव है. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और Br रिलीज हो रहा है इस पर पार्शियल नेगेटिव. ठीक है, तो क्या हो सकता है आपका CH3 Br OH के साथ ऐसे रिएक्ट कर सकता है, इसमें क्या होगा. और दूसरा कैसे कर सकते हैं, आपके पास CH3 है, ये आपके पास Br है और इसी साइड से आपका OH नेगेटिव भी अप्रोच करता है. ये भी क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, ये भी क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव. ठीक है, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन होगी मीन्स Br OH को कार्बन के नज़दीक आने ही नहीं देगा. Br OH को क्या कर देगा, रिपेल कर देगा. अगर OH यहाँ पे कार्बन के पास आ नहीं पाएगा तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगी, मीन्स प्रोडक्ट विल नॉट बी फॉर्म्ड. ठीक है, लेकिन अगर आपका OH इस साइड को बैठा हुआ है और आपका CH3 Br ऐसे है, सो देखो देयर इज़ अ प्रॉपर ओरिएंटेशन, मीन्स स्पेस में क्या है, प्रॉपर पोजीशन पे बैठे हुए हैं. OH क्या कर रहा है, आपका Br के टोटली अपोजिट साइड से आ रहा है और Br क्या कर रहा है, यहाँ से Br नेगेटिव की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा इजीली. यहाँ पे देयर विल बी नो रिपल्शन.
देयर विल बी नो रिपल्शन। रिपल्शन नहीं होगी तो क्या होगा, OH यहाँ से आ रहा है और Br यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इजीली हट जाएगा। CHOH प्लस Br नेगेटिव आपका यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो देखो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से कोई एक रिएक्टेंट ये था आपका, दूसरा रिएक्टेंट ये था आपका, एक प्रॉपर पोजीशन में होंगे अगर स्पेस में, तो ये देखो रिएक्शन क्या होगी, फटाफट होगी। लेकिन अगर ओरिएंटेशन मीन्स पोजीशन स्पेस में रिएक्टेंट्स की ऐसे हुई तो क्या होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगी और रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएगी। सो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए आपको क्या और चाहिए, उनकी पोजीशन भी क्या, उनकी ओरिएंटेशन भी क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। मीन्स योर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, ताकि उनमें रिएक्शन क्या हो सके, फटाफट हो सके। अब देखो O को कार्बन से जोड़ना है और Br को छोड़ना है, तो यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगी और यहाँ पे Br OH सेम साइड, OH भी सेम साइड से अटैक करा है जिस साइड से आपका Br रिलीज होगा। सो दे विल रिपेल ईच अदर। सो यहाँ पे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कब फॉर्म होंगे, जब OH और ये CH3Br है कि प्रॉपरली ओरिएंटेड पोजिशन होंगे, तभी वो क्या कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्ट फॉर्म कर पाएंगे, जब दैट इज़ योर मिथेनॉल CH3OH। ठीक है, नाउ वी विल डू सम डेफिनेशंस that is used in the collision theory. First is collision frequency. Collision frequency, it is denoted by Z. ठीक है, collision frequency की definition अब हम करते हैं. So your collision frequency is the number of collisions take place in the unit volume of reaction mixture per second. ठीक है, सो बोलते कोलिजन फ्रिक्वेंसी क्या होगी, जो यूनिट वॉल्यूम होगा रिएक्शन मिक्सचर का, यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूबिक जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उसमें रिएक्टेंट्स के कितने कोलिजन्स हो रहे हैं पर सेकंड, दैट विल बी कॉल्ड एज द कोलिजन फ्रिक्वेंसी. सो द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक्स प्लेस इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर at 1 second is called as collision frequency. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रेट की. ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन की. ठीक है, कोलिजन फ्रिक्वेंसी क्या हुई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स. जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे यूनिट वॉल्यूम में, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कोलिजन फ्रिक्वेंसी होगी. और जितने ही ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी इफेक्टिव कोलिजन्स की. नहीं आई बात समझ, तो ऐसे देखो, Z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स. नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो जितने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे, या जितने ज़्यादा आपके पास कोलिजन्स होंगे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, मोर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स. ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास यूनिट वॉल्यूम में हो रहे हैं 80 कोलिजन्स हो रहे हैं, और दूसरा केस ले रहा हूँ मैं 90 कोलिजन्स का. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 90 वाले में ज़्यादा होगी कि उसमें ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे. जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उन्हीं में तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इफेक्टिव कोलिजन्स की. ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स ज़्यादा हुए मीन्स इफेक्टिव कोलिजन्स भी क्या होंगे, उस केस में ज़्यादा होंगे. मीन्स जितनी ज़्यादा कोलिजन फ्रिक्वेंसी होगी, उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे. और जितने ज़्यादा आपके इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे, उतने ही क्या बनेंगे, उतने ज़्यादा आपके क्या होंगे, प्रोडक्ट्स विल फॉर्म.
प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म हो रहा है एट अ गिवन टाइम, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई। तो मैं यहाँ से कैसे बोल सकता हूँ दैट कोलिजन फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। Therefore, rate of the reaction is directly proportional to the collision frequency. ठीक है। दूसरी बात, फ्रैक्शन ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन्स। फ्रैक्शन ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, तो जितने ज़्यादा फ्रैक्शन होगा इफेक्टिव कोलिजन्स का, उतने ही ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। सो मोर द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। और एज आई टोल्ड यू दैट मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई, और फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जितना ज़्यादा फ्रैक्शन था इफेक्टिव कोलिजन्स का, उतना ही ज़्यादा आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उतनी आपकी रेट हाई होती है। तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन में और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हुआ, आपका डायरेक्ट रिलेशन आया। सो मैं यहाँ पे क्या स्टेट कर सकता हूँ दैट योर रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने पीछे किया था दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो इन दोनों को मैं कंबाइन करके कैसे लिख सकता हूँ, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन को कैसे लिखते हैं हम, रेट ऑफ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे लिख सकता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ इंटू जेड। और एफ क्या है आपके पास, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, और सेकंड विल बी योर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो दीज आर योर नोट्स फॉर कोलिजन थ्योरी। You can write from here, or if you want to have the PDF of these notes, I will give you the number in the description box. So if you like my video, please click the like button, subscribe, and share. Thank you.